डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, संक्रमण धातु संकुलों में धातु और लिगेंड के बीच में बंध की प्रकृति को समझाने के लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत वर्नर का सिद्धांत था। उसके बाद में वर्नर के सिद्धांत की कमियों को मद्देनजर रखते हुए संयोजकता बंध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया लीनियस पॉलिंग के द्वारा, और जो वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है उसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ब्रेदे और वान ब्लेक नामक साइंटिस्ट ने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। पिछली क्लास में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत की जो लिमिटेशंस हैं उनको थोरोली डिस्कस किया था। उन्हीं लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए आज हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो सिद्धांत है ब्रेदे एंड वॉन ब्लेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो पा रहा है, जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसमें धातु आयन और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है। इस प्रकार का बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। जब हमने संयोजकता बंध सिद्धांत डिस्कस किया था उस समय धातु और लिगेंड के बीच में किस प्रकार का बंध था? कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, राइट। लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये इस बात पे जोर देता है कि धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक टाइप का बॉन्ड होता है, यानी धातु इसमें कैटायन का काम करता है और जो लिगेंड है वो इसमें एनायन का काम करता है, राइट। तो कैटायन और जब एनायन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनके मध्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं, या उसको हम कूलाम्बिक इंटरेक्शंस भी बोलते हैं, राइट। यानी जो CFT है धातु आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस पर आधारित है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, या फिर इसको हम कूलाम्बिक इंटरेक्शंस भी बोल देते हैं। कूलाम्बिक अंतर के लिए कूलाम्बिक इंटरेक्शंस, राइट। ये दो टाइप की होती हैं। एक को हम बोलते हैं आकर्षण से संबंधित कूलाम्बिक इंटरेक्शंस यानी अट्रैक्शन, और दूसरा होता है प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन, राइट। प्रतिकर्षण से संबंधित कूलाम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। देखिए, आकर्षण से संबंधित जो कूलाम्बिक इंटरेक्शंस है वो कब होंगी? जब धातु आयन के संपर्क में लिगेंड आ रहा है तो धातु आयन का नाभिक और जो लिगेंड है उसका इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक उसी प्रकार से रिपल्सन की जो कूलाम्बिक इंटरेक्शंस है वो तब होंगी जब धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर धातु का नाभिक और लिगेंड का नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि जो आकर्षण की जो कूलाम्बिक इंटरेक्शंस हैं वो रिपल्सन की कूलाम्बिक इंटरेक्शंस के बराबर होनी चाहिए सामने की स्थिति में, यानी वो एक दूसरे को प्रतिसंतुलित किए हुए होने चाहिए। तो इसमें देखिए, ये जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है वो दो बातों पर आधारित है। नंबर एक,
धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक है। इट मींस इसमें किसी प्रकार के कक्षकों का ओवरलैपिंग नहीं है, यानी 100% आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? धातु और लिगेंड के बीच, राइट। दूसरा इसमें देखिए, धातु जो आयन है उसको कैटायन और जो लिगेंड है उसको एनायन के रूप में माना गया है। कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, जो लिगेंड है, लिगेंड अगर नेगेटिव टाइप का लिगेंड है तो इसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको हमने कहा है पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल, और ये है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। राइट। अगर लिगेंड नेगेटिव है तो पॉइंट चार्ज कहलाएगा, और अगर न्यूट्रल है तो पॉइंट डाइपोल कहलाएगा, या सिंपल डाइपोल भी कह सकते हैं। राइट। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो जो लिगेंड का नेगेटिव वाला पोल है वो मेटल की तरफ रहेगा जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये इसके तीसरा इसमें और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम या आयन और लिगेंड, राइट। नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये जो है तीन मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर हम CFT को डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए आगे, जब हम कैटायन के संपर्क में अनंत से नेगेटिवली चार्ज या उदासीन लिगेंड्स को लेकर के आते हैं तो एक निश्चित दूरी के पश्चात धातु और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस प्रारंभ होते हैं। देखिए ये धातु आयन है, इसके संपर्क में हम अनंत से इधर से हम लिगेंड लेकर के आ रहे हैं, तो एक निश्चित दूरी पे आने के पश्चात वो जो लिगेंड है और मेटल है उन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत प्रकार की अंतर क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो देखिए इस धातु आयन का नाभिक इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करना शुरू करेगा, साथ में इस धातु आयन का नाभिक इस लिगेंड के नाभिक को प्रतिकर्षित करना शुरू करेगा, या फिर इस धातु आयन के इलेक्ट्रॉन्स इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करना शुरू करेंगे, राइट। तो यहां पे देखिए एक निश्चित दूरी पर, जिसको हम सामने की दूरी कहेंगे, सामने की दूरी पर जो आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो कूलम्बिक एनर्जी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शंस हैं उनका मान एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और एक दूसरे को वो प्रतिसंतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। तो अब ऐसी स्थिति में जब मेटल के संपर्क में कोई लिगेंड आता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आती है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जब मेटल के संपर्क में आती है तो मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के पास में d ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। तो ऐसी स्थिति में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव मेटल के s, p और d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ता है, उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। देखिए जब फ्री मेटल की हम बात करते हैं, इसके संपर्क में कोई लिगेंड नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री मेटल आयन
देखिए s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। s ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल शेप है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है। p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये डबल शेप है, ये ऐसे भी हो सकता है px py और pz। ये क्या है? p ऑर्बिटल्स है, px py और pz, ठीक है। और d ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये d ऑर्बिटल्स होंगे, राइट, ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं। तो फ्री मेटल आयन या एटम की स्थिति में ये जो है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल क्या होंगे? डीजेनरेट होंगे, राइट, क्या होंगे? डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये होता है सभी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल सेम होगा, सभी ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल के होंगे, वो डीजेनरेट कहलाती है। इसी प्रकार से ये भी क्या होंगे? डीजेनरेट होंगे, राइट। ये कब है? जब मेटल फ्री है, एकदम उसके संपर्क में कोई लिगेंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्रिस्टल क्षेत्र नहीं है। लेकिन जो ही मेटल के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो लिगेंड के प्रभाव में ये जो s, p और d ऑर्बिटल्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिगेंड द्वारा आरोपित क्रिस्टल क्षेत्र का s ऑर्बिटल पर हम प्रभाव ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो इसमें किसी प्रकार का स्प्लिटिंग नहीं होगा। जो ही लिगेंड s ऑर्बिटल के संपर्क में आएगा तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड के पास में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इस s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट। उसी प्रकार से p ऑर्बिटल भी क्या है? देखिए ये अक्षों की तरफ इंगित है, px py और pz, राइट। देखिए ये x अक्ष की तरफ है, y एक्सिस की तरफ है, z एक्सिस की तरफ है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो देखिए इस प्रकार से ये x डायरेक्शन है, ये हम y डायरेक्शन मान रहे हैं और ये z डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन माइनस z, ऐसे ही माइनस x, ये माइनस y, राइट। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाती है, ये ओरिजिन पॉइंट है इसका, राइट। तो इसमें देखिए px का लोब ऐसे होगा, x अक्ष की तरफ होगा, py का ऐसे होगा, pz का z अक्ष की तरफ इंगित करता हुआ लोब होगा। तो जब हम लिगेंड द्वारा आरोपित क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव p ऑर्बिटल्स पर हम ऑब्जर्व करते हैं तो तीनों p ऑर्बिटल समान रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि उनके लोब्स क्या है? अक्षों की तरफ इंगित हैं, राइट। अब इसमें देखिए d ऑर्बिटल पे हम प्रभाव ऑब्जर्व करते हैं, सभी p ऑर्बिटल्स एक से ही हैं, यानी अक्षों की तरफ इनकी लोब इंगित है। लेकिन जब d ऑर्बिटल्स पर हम लिगेंड के द्वारा आरोपित क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव ऑब्जर्व करेंगे, उस क्रिस्टल क्षेत्र द्वारा आरोपित जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उसको हम प्रेक्षित करेंगे तो हम पाएंगे कि जो d ऑर्बिटल्स हैं उन पर, सभी d ऑर्बिटल्स पर लिगेंड द्वारा आरोपित क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव एक सा नजर नहीं आता है, उसमें कुछ अंतर हमें नजर आता है। इसका रीजन ये है कि d ऑर्बिटल्स के दो पार्ट्स हैं। d ऑर्बिटल्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो d ऑर्बिटल्स हैं जिनके जो लोब्स हैं अक्षों की तरफ इंगित हैं और एक वो d ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब अक्षों के बीच की तरफ या इन बिटवीन एक्सिस इंगित हैं। तो इसमें देखिए एक सेट को हम बोलते हैं T2G सेट, T2G सेट, और दूसरे को हम बोलते हैं TG सेट, राइट। T2 का मतलब होता है यहाँ पे ट्रिपली और G का मतलब होता है जनरेट, ट्रिपली, G का मतलब होता है जीरेट,
ये जो जी है वो सिमेट्री को शो करता है। ऑर्बिटल्स की हम सिमेट्री को जी और यू से डिनोट करते हैं। जी का मतलब होता है जिरेट सिमेट्री और यू का मतलब होता है अनजिरेट सिमेट्री। जिरेट का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी ऑर्बिटल के केंद्र भाग से यानी केंद्र से दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर जाएं और वहां पर उसका जो वेव फंक्शन का चिन्ह है, साइन ऑफ द वेव फंक्शन अगर इक्वल प्राप्त होता है तो वो ऑर्बिटल जिरेट सिमेट्री का होता है। और अगर किसी कक्षक के केंद्र से मध्य से दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में जाने पर वेव फंक्शन का चिन्ह अपोजिट प्राप्त होता है, अपोजिट साइन ऑफ द वेव फंक्शन, इन दैट सिचुएशन दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड अनजिरेट। राइट, यहाँ पे दोनों जी हैं, इसका मतलब डी ऑर्बिटल जिरेट सिमेट्री के होते हैं। लेकिन पी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ये अनजिरेट सिमेट्री का होता है। राइट, तो T2 की ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dxz। इसी प्रकार से E की ऑर्बिटल्स होते हैं dx2 y2 एंड dz2। राइट, ये जो dz2 ऑर्बिटल है एक्चुअल में दो ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है z2 x2 और dz2 y2। dz2 x2 dz2 y2 दोनों ऑर्बिटल्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तो dz2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। राइट, तो अब देखिए इसमें ये जो T2 की ऑर्बिटल्स है इनके लोब क्या है, इन बिटवीन एक्सिस है, इन बिटवीन एक्सिस, अक्षों के बीच में है। और ये जो ऑर्बिटल है EG ऑर्बिटल, इनकी जो लोब्स है अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, देखिए अब ये जो दोनों टाइप के जी ऑर्बिटल्स हैं उन पे हम लिगेंड द्वारा आरोपित कृष्ण क्षेत्र का प्रभाव ऑब्जर्व करने के लिए हम ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम एक घन के अंदर अज्यूम करते हैं, जिसके केंद्र बिंदु पर क्या है, मेटल आयन या एटम है। देखिए मेटल एटम या मेटल आयन यहाँ पे है। और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो घन है इसमें कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, फलक कितने हैं, 6 है। तो देखिए यहाँ पे लिगेंड और इसमें एक्स वाई और जेड और हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो इसमें हम प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड। राइट, और ये मूल बिंदु है ओरिजिन। इसी प्रकार से ये -z हो गया, ये -y हो गया और ये -x हो गया। -z। ओके, अब इसमें देखिए जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल के पास में, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो फेस है, कितने फेस हैं टोटल, 6 फेस है। इधर से लिगेंड आ रहा है, देखिए इस प्रकार से, और ये लिगेंड इधर से आ रहा है। देखिए ये L1 है, ये L2 है, L3, L4। राइट, इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला पीस है, यानी अगर हम इनको नाम दें A B C D, A B C D और इसके बाद में E F G और H। राइट, तो देखिए एक जो लिगेंड है वो ABCD फेस के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, और एक जो लिगेंड है वो EGH और F जो फेस है उसके बीचों बीच, यानी एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के अंदर की तरफ से लिगेंड जा रहा है, L5 और L6। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। देखिए
यहाँ पे केंद्र में क्या है, मेटल आयन है, और एक जो स्क्वायर प्लेन है उसमें 4 लिगेंड है, L1 L2 L3 L4, यहाँ पे L5 और यहाँ पे L6। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए 4 लिगेंड मेटल वाले प्लेन में है, एक लिगेंड इस प्लेन के नीचे की तरफ है और दूसरा प्लेन के ऊपर की तरफ लिगेंड है। राइट, ये बात क्लियर हुई। तो अब इसमें देखिए जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 2 टाइप के हैं, P2D और PG। P2D ऑर्बिटल्स के जो लोब हैं इन बिटवीन एक्सिस हैं, और PG ऑर्बिटल्स के लोब हैं अलोंग द एक्सिस हैं। तो यहाँ पे मेटल के वो ऑर्बिटल जो कि अक्षों की तरफ है, देखिए अक्ष कहाँ पे है, यहाँ पे, और लिगेंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। राइट, यहाँ से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक्स वाई और जेड। देखिए ये जेड है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाई है, ये माइनस वाई, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो देखिए ये जो लिगेंड है किसके थ्रू आ रहे हैं, अक्षों के थ्रू मेटल के पास में आ रहे हैं। राइट, ये देखिए एक्स वाई और जेड अक्षों के थ्रू मेटल के पास में आ रहे हैं। तो मेटल के वो ऑर्बिटल जो कि अक्षों की तरफ है, जिनके लोब अलोंग द एक्सिस है, और जो लिगेंड है वो भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो रिपल्सन की मात्रा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो रिपल्सिव चार्ज की है उसका मान ज्यादा होगा, तो इसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन मेटल के वो ऑर्बिटल जो इन बिटवीन एक्सिस हैं, यदि देखिए लिगेंड इधर से आ रहा है अक्षों की तरफ से, लेकिन जो मेटल के जो लोब ऑर्बिटल्स की लोब है इन बिटवीन एक्सिस होंगी, वो उस लिगेंड के द्वारा कम प्रभावित होंगी, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो परिणाम क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए एक डायग्राम के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। फ्री मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्थिति ये थी, जैसे ये डी ऑर्बिटल है, और क्या है ये डीजेनरेट है, डीजेनरेट है। कब है, जब मेटल क्या है, फ्री है, इसके पास में कोई लिगेंड नहीं है, फ्री मेटल आयन। all d orbitals are in degenerate state. Degenerate means energy of all the d orbitals are equal. लेकिन जब हम इसके पास में सपोज करिए क्रिस्टल फिल्म लेकर के आते हैं, और वो क्या लेके आते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। स्फेरिकल सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि उसके चारों ओर जो हम क्रिस्टल क्षेत्र लेकर के आ रहे हैं वो एक गोलाकार सममिति रूप से हम लेकर के आ रहे हैं, तो सभी जो डी ऑर्बिटल्स हैं इक्वली इन्फ्लुएंस होंगे, इक्वली प्रभावित होंगे, और इक्वली प्रभावित किस प्रकार से होंगे, वो प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सपोज करिए इधर हम एनर्जी लेवल ले रहे हैं, तो देखिए इसका एनर्जी लेवल क्या है, ये है, तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल है, और इसमें क्या है, स्फेरिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, क्रिस्टल फिल्म। स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फिल्म में क्या होगा, इसकी एनर्जी देखिए इसकी इंक्रीज हो गई। अभी भी क्या है, ये डीजेनरेट है, डीजेनरेट। ओके, फिर उसके बाद में देखिए इसका स्प्लिटिंग होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फिल्म, और स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से स्प्लिटिंग होगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ
रिलेटिविटी है। और ये जो डिफरेंस है, देखिए ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये p2p ऑर्बिटल्स होंगे, यानी d x y, d y z और d x z। ठीक है, ये लो एनर्जी लेवल पे देखिए इसका, इधर हमने एनर्जी दी है, तो इस डायग्राम में इसका तो पा रहा है कि p2p ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, कम है, राइट। और जो इजी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, इजी ऑर्बिटल ये कौन से हैं, dx², तो नीचे लिख देता हूं मैं, ये है dx² y² एंड dz², और इसको बोलते हैं इजी ऑर्बिटल। ओके, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल को, यानी अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में जो इसका ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको हम डेल को से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 0.4 डेल को, और ये माइनस में ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और प्लस चिन्ह ये शो करता है कि एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो क्योंकि लो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए नेगेटिव साइन से हम, और ये जो है ऊपर का जो एनर्जी डिफरेंस है वो प्लस 0.6 डेल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग हुआ है, स्प्लिटिंग की प्रोसेस में जो कुछ ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल पे आए हैं, कुछ ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल पे आए हैं, टोटल जो एनर्जी सिस्टम की है वो अनचेंज्ड होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस डायग्राम से स्पष्ट हो पा रहा है कि तीन ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल पे हैं, तो देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 इंटू माइनस 0.4 डेल ओ। ऐसे ही इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 इंटू प्लस 0.6 डेल ओ। तो देखिए कितना हो गया, 2.4 डेल ओ माइनस, और ये कितना हो गया 2.4 डेल ओ प्लस, यानी जितनी नेगेटिव में है उतनी ही पॉजिटिव में है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो ये शो कर रहा है कि अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी ऑर्बिटल्स का, मेटल के डी ऑर्बिटल्स का किस प्रकार से स्प्लिटिंग होता है, किस प्रकार से जो ऑर्बिटल्स हैं लो एनर्जी और हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होते हैं। तो ये क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स in octahedral crystal field। राइट, जब हम यहाँ पे हमने अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र लगाया है, स्प्लिटिंग पैटर्न इस प्रकार का प्राप्त हुआ है। जब हम टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड आरोपित करेंगे तो स्प्लिटिंग पैटर्न कुछ डिफरेंट प्रकार का होगा, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स है इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाला लिगेंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस शेप में आ रहा है, राइट। यानी ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल डिसाइड द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ओके, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स है इन टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल टाइप ऑफ द क्रिस्टल फील्ड में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके।